गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान मिशन जिसे बोलेंगे, इसको अभी स्वीकृत बजट क्या है, इसको स्वीकृति दे दी है कैबिनेट ने। तो इसका स्वीकृत बजट क्या है? तो आंसर होगा 1236 करोड़ रुपए। तो अभी केंद्र सरकार ने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस का अध्ययन करने के लिए इसरो के अंतरग्राही यानी कि इंटरप्लेनेटरी वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन को शुक्रयान मिशन भी कहा जाता है और ये इसरो का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। अगर ये दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है तो पहला कौन सा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन या जिसे आप मंगलयान मिशन भी बोलते हो, जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इंटरप्लेनेटरी मिशन से मतलब है किसी दूसरे प्लेनेट के लिए भेजा गया मिशन। वैसे भारत वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर स्क्राफ्ट भेजने वाला 5वां देश होगा। इससे पहले 4 देश कौन कौन से हैं ऐसा करने वाले? सोवियत संघ, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान, और भारत अब 5वां देश होगा। और इस शुक्रयान मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है, जिसमें से अंतरिक्ष यानी कि स्पेस क्राफ्ट बनाने में ही 824 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। और ये मिशन मार्च 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है। जब पृथ्वी और शुक्र एक सीध में आएंगे तब हम इसे भेजेंगे, ताकि इससे हमारा जो फ्यूल है वो कंजप्शन भी कम होगा। अच्छा, दूसरे ग्रहों के जो शुक्र मिशन रहे उनके नाम मैं आपको बता दूं और कब लॉन्च हुए, कब क्या होगा एक बार देख लो। जैसे कि शुक्र ग्रह पर सबसे पहले सफल अंतरिक्ष यान ये अमेरिका ने भेजा था, उसका नाम था मैरिनर 2, 1962 में भेजा था। और जापान ने 2010 में शुक्र के लिए अपना अकात्सुकी मिशन लॉन्च किया था। और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने कहा कि 2029 में डाविंची मिशन और 2031 में वेरिटास मिशन ये लॉन्च करेगा शुक्र के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2031 में शुक्र के लिए अपना एनविजन मिशन लॉन्च करेगा। और जो रशिया है वो 2029 में वेनेरा डी मिशन लॉन्च करेगा शुक्र के लिए। शुक्र ग्रह की बात करें तो अगर सूर्य के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर का ग्रह है, क्योंकि पहले नंबर पे तो बुध आता है, मरकरी, उसके बाद शुक्र आता है यानी कि वीनस, तीसरे पे अर्थ आता है। तो आप कह सकते हो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह ये शुक्र यानी कि वीनस ही है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप और साइज है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिरा हुआ है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए ये सबसे चमकदार भी होता है। और इसी कारण से इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि चमकदार होने के कारण इवनिंग में सबसे पहले ये दिखेगा और मॉर्निंग में सबसे बाद तक ये दिखता है। और आपको पता है शुक्र और अरुण यानी कि यूरेनस, ये केवल 2 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सूर्य है वो पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। और बाकी सारे ग्रह कैसे घूमते हैं अपने धुरी पर? वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। तो यहाँ मैंने आपको शुक्र ग्रह के बारे में भी बता दिया, हमारे शुक्रयान मिशन के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, दूसरे देशों के जो शुक्र के लिए मिशन है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब इसरो के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस बनाया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्लाइंड साइट। तो एलन मस्क की एक ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम न्यूरालिंक है, और इसने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस लॉन्च किया है। मतलब ये डिवाइस उन लोगों को भी देखने में मदद करेगी जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी है, या जो दोनों आंखों से देख नहीं सकते हैं वो भी अब दुनिया देख पाएंगे। इस डिवाइस का नाम क्या है? ब्लाइंड साइट इसका नाम है। और अभी इसे अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा एलन मस्क ये इंसानों के दिमाग में चिप भी लगा रहा है। अगर ह्यूमन ट्रायल इसका कामयाब रहता है ना, तो जिन्हें पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस के जो मरीज होते हैं वो भी चल फिर सकेंगे।
और इस चिप का नाम क्या रखा है? इस चिप का नाम रखा है लिंक। तो दोनों के नाम याद रखना। एलन मस्क ने जो मतलब इसकी कंपनी है जो न्यूरालिंक, उसने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस तैयार किया है, उसका नाम तो ब्लाइंड साइट है, और ये जो इंसानों के दिमाग में चिप लगाएगा उस चिप का नाम लिंक है। दोनों बातें ध्यान में रखना। एलन मस्क आप जानते हो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इनकी एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम स्पेस एक्स है। ट्विटर के मालिक भी ये हैं, और एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टेस्ला, उसके भी ये मालिक हैं। अच्छा, वैसे वर्ल्ड ब्रेल डे अगर पूछें ये कब मनाया जाता है तो 4 जनवरी को मनाते हैं। आपको पता है आरबीआई ने नेत्रहीनों को नोट पहचानने में मदद करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मनी, MANI मनी। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वर्ष 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो सही उत्तर होगा ग्लासगो। तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, तो पहले अगर इसकी बात करें तो इंग्लैंड और उसके अधीन जो भी देश रहे हैं उनके बीच इन खेलों का आयोजन होता है, और इन्हीं को कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। पहली बार ये 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, और आखिरी बार 2022 में हुए थे जो कि इसका 22वां संस्करण था बर्मिंघम यूके में। अब 2026 में होंगे क्योंकि 4-4 साल के अंतराल में होते हैं, तो 2026 में जो होंगे वो 23वां संस्करण होगा। और हमने कई बार पढ़ा है, पहले ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था, फिर मैंने आपको ये भी कई बार बताया है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट करने से मना कर दिया क्योंकि इसका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम इसे होस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पे होंगे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत भी एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर चुका है, 2010 में नई दिल्ली में हुए थे ये। अच्छा, इसी तरह से ओलंपिक का मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ। देखो, 2 तरह के ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। तो जो अभी पेरिस ओलंपिक आपने देखिए वो कौन से ओलंपिक थे? समर ओलंपिक थे, जो अभी गर्मियों में हुए थे। इसमें भी अगर बात करें, पहली बार जो हुए थे वो 1896 में हुए थे एथेंस ग्रीस में। अभी जो हुए 2024 में वो 33वां संस्करण था, पेरिस फ्रांस में हुए। और अगली बार जो होंगे 2028 में वो 34वां संस्करण होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में। वहीं विंटर ओलंपिक से आपको याद रखने हैं कि 2026 वाला विंटर ओलंपिक, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कहाँ पे होगा? इटली में होगा। और ये 2 हम पढ़ चुके हैं अभी, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है कि 2030 वाला कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा, और 2034 वाला ये अमेरिका में होगा। ये भी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, ध्यान में रखना। अच्छा, एशियन गेम्स से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि भारत एशियन गेम्स को 2 बार होस्ट कर चुका है। एक तो पहला संस्करण ही भारत में हुआ था 1951 में, और इसका नवा संस्करण 1982 में वो भी भारत में हुआ था। और यही प्रश्न पिछले साल किसी एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि आपको याद है पिछले साल एशियन गेम्स हुए थे 19वां संस्करण चाइना के हांगजाओ में। तो इसीलिए किसी एग्जाम में ये प्रश्न एशियन गेम्स से बन के आया था कि भारत ने किस वर्ष इसको होस्ट किया था, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। और अगले जो एशियन गेम्स हैं, जो कि इसका 20वां संस्करण होगा, वो जापान में होंगे, जापान के आइची नगोया में होंगे। तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ओलंपिक्स हमने देख लिए, एशियन गेम्स हमने देख लिए, तो इतना आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है, यानी कि पार्टनर कंट्री। तो आंसर हो जाएगा इसका जापान। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट की। ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है। ये 19 सितंबर को शुरू हुआ और 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस बार ये इसका 3रा संस्करण है। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। और इसको होस्ट कर रहा है, इसका आयोजन कर रहा है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। और इसमें याद रखना भागीदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री तो है जापान, और फोकस कंट्री अगर पूछेंगे तो वो वियतनाम और ईरान है। और इस सम्मेलन का, इस समिट का आयोजन करने का उद्देश्य है भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे मैं आपको 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हुए, जो सम्मेलन हुए, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। इसका मुख्यालय रोम, इटली में आपको मिलेगा।
और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, वो हम 7 जून को मनाते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 ये क्या बताता है या ये किसके बारे में बात करता है, ये आपको बताना है। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपको 2 बातें बताऊंगा। पहला तो ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसका ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है। टोटल 17 गोल्स हैं जो कि 2030 तक पूरे करने। 17 गोल्स आपको पता होने चाहिए, पूरे लाइन से आपको पता होने चाहिए कि कौन सा क्या कहता है, कैसा भी प्रश्न आ सकता है, आता जरूर है एग्जाम में। तो वो ट्रिक वाला वीडियो मैंने बना दिया उसके ऊपर। एक बार आप वीडियो को देख लोगे, वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, वो सारे गोल्स आपको याद हो जाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो सिंपल सा आप सर्च करना यूट्यूब पे क्रिक एग्जाम सिंपल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने होगा। और ये मेरी गारंटी है, एक बार वीडियो देख लोगे तो आप खुद कहोगे वाह मजा आ गया। और दूसरी बात, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास हम पढ़ रहे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम जनवरी से लेकर सितंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। तो उसका आज सेट नंबर 2 आ चुका है, तो वो अभी तक नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि वो मॉर्निंग में 4 बजे आ गया था। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप ज़रूर से देख लेना। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न नहीं, सबमिट्स मेरे को आपको रिवाइज कराने 2024 के सारे इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना। तो AI सुरक्षा पर भी दूसरा सम्मेलन इस साल हुआ था, वो साउथ कोरिया के सियोल में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की 2024 में 46 नंबर का एडिशन है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गांधीनगर में हुआ। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ। इंडिया ने दूसरी बार इसको होस्ट किया। उसके अलावा 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 8वां धम्म सम्मेलन 2024 अहमदाबाद में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट थे जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ भारत में नई दिल्ली में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन अभी भोपाल में हुआ। और विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ अभी दुबई में। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। और नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भारत में हुआ। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये गोवा में होगा इस साल नवंबर में। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था मुंबई में। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन हुआ हैदराबाद में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ लखनऊ में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ था। तो 2024 के इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये, समिट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश कुमार कैत को। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैत, और इनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजीव सचदेव, उनका स्थान लिया है। बाकी ऑप्शन से देखोगे तो शील नागू अभी इसी साल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। अगर हाईकोर्ट्स की हम चर्चा करें तो ये हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 6 में आपको आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 तक इसके बारे में आपको मिलेगा। भारत में टोटल हाईकोर्ट की संख्या 25 है। 25वां अमरावती हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर ऑफ स्टेट, जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं, इनको नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 217 के तहत। अगर पूछें किसी भी हाईकोर्ट में, भारत की किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन रही है? अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट से। और पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ रही है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में।
अच्छा, हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 226। और अगर पूछे हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा एक अभिलेख न्यायालय है? तो आर्टिकल 215। अभी याद है देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ बना? रांची, झारखंड में। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है। अभी मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट था। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये कहाँ पे शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा 79,156 करोड़ रुपीस। तो अभी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 79,156 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो इस योजना के अंतर्गत 63,000 से अधिक गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। और इसमें 4 चीज़ों पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा सरकार का: इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर और स्किल डेवलपमेंट पर। तो अभियान का नाम जरूर याद रखना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है। और कितने का बजट को मंजूरी दी गई है? 79,156 करोड़ रुपीस। और जो 4 पॉइंट जिन पे फोकस रहेगा वो मैंने आपको बता दिए, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विजेंद्र प्रताप सिंह को। तो याद रखना, विजेंद्र प्रताप सिंह, इनको अभी नालको का सीएमडी नियुक्त किया गया है। वे श्रीधर पात्रा का स्थान लेंगे। नालको ये एक नवरत्न कंपनी है। फुल फॉर्म हमने देखी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और माइनिंग का काम करती है, जिसकी स्थापना होती है 1981 में और मुख्यालय आपको मिलेगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो कि अभी हाल ही में हुए। जैसे कि देखो, सतीश कुमार की बात करें तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। तो दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की चेयरपर्सन बनी। वहीं राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के प्रेसिडेंट बने। जय शाह ये आईसीसी के नए अध्यक्ष होंगे। ये ग्रेग बार्कले की जगह जाएंगे जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इस साल के अंत तक बन जाएंगे। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनेंगे। ये वे अभी वर्तमान में क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये रिप्लेस करेंगे जय शाह को। संजीव रंजन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ये बनेंगे 1 जनवरी 2025 से। और अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल ये बने। पी हरीश इंपॉर्टेंट नाम है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने ये। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर बने। और अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एथलीट आयोग का इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। और अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया था। टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव बने। पावेल डुरोव टेलीग्राम के फाउंडर हैं, इनका नाम न्यूज में था क्योंकि गिरफ्तार हो गए, तो नाम ध्यान रखना। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई चेयरमैन ये बनी थी। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयुज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा NGLV। इसका मतलब हो गया नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। और अभी कैबिनेट ने इसके विकास को मंजूरी दे दी है। इसकी पेलोड क्षमता होगी 30 टन, मतलब ये इतना वजन, इतना भार ले जा सकता है अंतरिक्ष में। और ये एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, मतलब बार बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका यूज हम चांद पर भारतीयों को भेजने के लिए करेंगे। अच्छा, एक 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो आप बताएंगे कि चांद पर भारतीयों को भेजने का, इंसानों को भेजने का हमारा लक्ष्य कब का है, और हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य कब का है। मोदी जी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए थे, ये आप बताओ ये लक्ष्य हमें कब तक पूरे करने हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, इसरो ने अभी एक्सपोसेट को लॉन्च किया था। किस लॉन्च व्हीकल से? PSLV C58 से।
वहीं हमारा जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1 उसको लॉन्च किया था PSLV C57 से, और अभी इनसेट 3DR को लॉन्च किया था GSLV F14 से। EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को लॉन्च किया था SSLV D3 से, और चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था LV-M3-M4 जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है, इसमें प्रस्तावित खर्च कितना होगा? तो आंसर होगा 9,197 करोड़ रुपीस। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है। बायो राइड का मतलब हो गया बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की 2 स्कीम्स को इसमें मर्ज कर दिया, विलय कर दिया। वो 2 स्कीम कौन सी हैं? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके अलावा एक नए कंपोनेंट को, घटक को इसमें जोड़ दिया है, वो है बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री। इसके अलावा ये योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि तक यानी कि 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी, और इसमें प्रस्तावित खर्च कितना होगा? 9,197 करोड़ रुपीस। इस योजना का उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, उन्हें सपोर्ट करना और इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना। तो योजना का नाम याद रखना, बायो राइड योजना इसका नाम है। अभी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कहाँ पेजर विस्फोटों से कई लोगों की मृत्यु हो गई है? तो आंसर होगा लेबनान में। तो लेबनान में पेजर, उसके बाद वॉकी टॉकी के बाद सोलर एनर्जी जो सिस्टम्स होते हैं उनमें धमाके हुए, और पिछले 2 दिनों में इन धमाकों से 32 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके इजरायली हैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन की जगह पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता है, और पेजर में आप अपना नंबर भी बदल सकते हो। तो कई तरह की सुविधाएं हैं, पर अभी इन सभी में अचानक से धमाके हुए, सभी जगह पे एक साथ धमाके हुए, किसी की जेब में फट गया, किसी के हाथ में फट गया। तो हिजबुल्लाह ने इन हमलों का आरोप इजराइल पर लगाया है। अच्छा, पेजर की बात करें तो ये एक वायरलेस डिवाइस है जिसे बीपर के नाम से भी जानते हैं, और 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में हुआ था। आपने अगर पुष्पा मूवी देखी हो तो वहाँ पे भी पेजर का इस्तेमाल हुआ है। पुष्पा के पास था पेजर। फिर धीरे धीरे जैसे मोबाइल और वॉकी टॉकी आ गए तो पेजर का इस्तेमाल होना बंद हो गया, लेकिन फिर भी कई जगह पे इनका इस्तेमाल होता है। मैंने आपको कारण बताया क्यों, क्योंकि इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता और आप अपना नंबर भी चेंज कर सकते हो, और पेजर से मैसेज भेजने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। बाकी बात यहाँ पे लेबनान की है तो इसकी कैपिटल ज़रूर याद रखना, बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। अच्छा, लेबनान का नाम आपने कहीं ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब हमने बात करती थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके नए प्रेसिडेंट बने कौन? नवाब सलाम। तो वो कहाँ से हैं? वो लेबनान से ही हैं। तब हमने लेबनान के बारे में पढ़ा था। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 19 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, विश्व बांस दिवस हमने मनाया 18 सितंबर। फिर पूछा, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच बन गए संतोष कश्यप। फिर पूछा, सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बन गए अमृत मोहन प्रसाद। फिर पूछा, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर बनी कौन? मनु भाकर। जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? जाफर हसन को। और हकुतो R2 चंद्र मिशन को किसने लॉन्च किया? जापान ने। अभी नाडा भारतीय समावेश सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। तापी पाइपलाइन पर काम करना शुरू करने की घोषणा कर दी अफगानिस्तान ने। और टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया? तो अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है। और आखिरी प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के प्रश्न में पूछा था, भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।